हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीपी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू पर एक और डायमेंशन पर चर्चा करता हूं जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और वो है कि साक्षात्कार में अल्टीमेटली डिसाइड तो आपके क्वेश्चन आंसर में जो आप क्या प्रेजेंट करते हो उसी पे होता है। बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक इंटरव्यू जो होता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट की खोज के लिए होता है कि हमारे पास नॉलेज वाले तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन उस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऐसा व्यक्तित्व जो उस पोस्ट के दायित्वों को फुलफिल कर देगा, वो कौन है। तो साक्षात्कार सबसे कठिनतम प्रक्रिया है वैसे, क्योंकि इसमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता। आपको एट ए मोमेंट जवाब देना पड़ता है। इस पर आप सोच नहीं सकते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है तो आप दो को रिमूव कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, फिर दो में से एक देख लोगे, कुछ सोच लोगे। डिस्क्रिप्टिव होती है तो कुछ उसमें थोड़ा लिख लोगे, कुछ इधर उधर सी चीज़ें याद आएगी और बना के आप परोस दोगे। लेकिन इंटरव्यू में सब कुछ खुला है, आप सामने बैठे हो। जो जो आपका पूरा उस समय क्या रेस्पॉन्स होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रेस्पॉन्स करता है, उसी के बेस पे फिर वो आपको जज करते हैं कि आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है हो या नहीं हो, जिसकी खोज उन्हें इंटरव्यू बोर्ड को या कोई भी चयन समिति को थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, तो इस पे मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। ये सारे जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी आप ही के साथ जो मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है लंबे समय से, पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी 2-3 महीने से तो बहुत बड़े स्तर पर लगातार 8-10 घंटे आपके साथ बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो उसमें जो मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, और जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और फिर मैं एक सोचता हूँ उन पे, और आप लोगों की सहायता करना चूंकि मेरा दायित्व बनता है, तो और भी जिम्मेदारी के साथ उनको कैसे आप लोगों तक लाऊं और आप लोगों को उससे कुछ सहायता मिले, ये एक दायित्व बहुत मेरे भीतर होता है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर होता कैसे है, यह मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। आपको पता है कि जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया था, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन, मुझे लगा छोटी बात बताते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है ये सारा। तो ठीक है, तो सवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने सवालों को देखा कि जो इंटरव्यू में सवाल होते हैं वो एक होते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, एक होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ओपिनियन चाहते हैं। एक सवाल होते हैं वो होते हैं आपका एनालिटिकल क्वेश्चंस, और एक सवाल होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब सवालों की प्रकृति को समझना जरूरी है। जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं मित्रों, उन क्वेश्चंस में एक इंफॉर्मेशन, ये क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ये बंद का मतलब होता है पर्टिकुलर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें कोई नाम पूछ लिया, कोई जगह का नाम पूछ लिया, कोई साइंटिस्ट का नाम, कोई बुक का नाम, आपकी पर्सनल कोई जानकारी पूछ ली, तो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और सामान्यतः किसी भी इंटरव्यू के शुरुआती दौर में आते हैं ये सवाल। इस तरह के सवालों में दो चीजें बहुत दो पक्ष रखिए। आपको आता है तो उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए, आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोलिए, लेकिन सॉरी मुस्कुरा के बोलिए, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। ऐसे सवालों में दुस्साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों का उत्तर अगर आप गलत देते हैं, मेरी बात को समझिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो फिर उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। फिर आप में इंटीग्रिटी नहीं है, फिर आप खोखले हो, ये माना जाता है कि आपको नहीं आता है, वो अलग बात है, नहीं आना गलत बात नहीं है, लेकिन आप गलत बताने का दुस्साहस भी रखते हो। इसमें एक मिडिल पथ भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा परेशान हो जाते हो, 2-3 सवाल अगर आप लगातार नहीं बता रहे हो, तो एक मिडिल पथ भी है। और मिडिल पथ यह है कि आप एक बोर्ड को पूछ सकते हो, सर मुझे इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपकी अनुमति है तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। फिर अगर आप कुछ गलत बता देते हो, आपसे त्रुटि हो जाती है, तो फिर वो भाई हाँ पहले पूछ लिया था। लेकिन फिर भी मेरा अपना सुझाव है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्तर सॉरी, नहीं आने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर है सॉरी, स्माइल के साथ। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर क्या हुआ, या तो आता है
या फिर सॉरी, विशेष परिस्थितियों में बोर्ड की अनुमति से कुछ गलत बताया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैंने कहा है कि वो क्वेश्चंस होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़ी सी देर इंटरव्यू चलता है तो फिर आपका ओपिनियन पूछते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बताइए यूक्रेन युद्ध पे आपका क्या ओपिनियन है, जीएम क्रॉप्स पे आपका क्या ओपिनियन है, बताइए भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, 370 पर आपका क्या ओपिनियन है, आरक्षण पर आपका क्या ओपिनियन है, जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। ये मैं अलग अलग डायमेंशन ले लिया। या सीधे तौर पर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है तो किसी पोयम या किसी ऑथर के बारे में पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में सॉरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपका ओपिनियन पूछा गया है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आप किसी और को कोट करते हुए भी ओपिनियन नहीं दे सकते, उसमें आंसर देना है, आपका अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ओपिनियन, ये मैं कहता भी हूँ स्टूडेंट्स आपको कि आप किसी भी अपने विषय के भीतर कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो तो उसके लास्ट में चले जाइए और लास्ट में ओपिनियन आता है, नहीं है तो आप ओपिनियन बनाओ। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पहले से तैयार है तो ठीक है आंसर, नहीं तो आप अपना एक स्टैंड लीजिए। स्टैंड लेने का तरीका भी है। वो तरीका होता है कि उस विषय की अगर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है तो कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई एथिकल वैल्यूज है तो वो आप करेक्ट कीजिए कि वो कभी डैमेज ना हो। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर क्या है? उत्तर जरूर देना है। उत्तर आपका अपना होगा, उसका ओपिनियन आपका अपना होगा। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में किसी दूसरे के रेफरेंस को नहीं डालना है। और ओपिनियन बेस्ड में जो आपका ओपिनियन होगा वो बैलेंस होगा, वो बायस्ड नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमेशा क्या रखना है, अपने आप को दूर रखना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी आपके मतलब वहां से आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये बड़ा खतरा है जो मैं देख रहा हूँ। ये मैं इतना थोड़ा सा आक्रोश में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट में डेप्थ ही नहीं है। वो अपना ओपिनियन मतलब किसी भी एक फैक्ट्री से चीजें आ रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी या विचारधाराओं की फैक्ट्री से आ रही है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहां से ओपिनियन आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज मेरी एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में ओपिनियन जो है, आपको ओपिनियन कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है या कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो इससे बच के निकलने की भी एक तरकीब होनी चाहिए। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर का मतलब होता है एक स्मार्ट आंसर, एक बैलेंस ओपिनियन। और ऐसे सवालों पर अगर सॉरी होगी तो यहाँ फिर खत्म है। इसमें ये कह सकते हो सर ये राजनीतिक मामला है, इसमें कई सारे पक्ष हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में इसमें और भी बहुत कुछ चीजें पता लगेगी, तो ऐसे करते हुए भी निकला जा सकता है। एक तीसरे तरह का जो क्वेश्चंस होता है वो होता है एनालिटिकल क्वेश्चंस, विश्लेषणात्मक प्रश्न। और मेरा ये मानना है दोस्तों, ये सवाल आता है तो ये वो एरिया है जहां आप खेलते हो खुल के। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस है जिसपे आप अगर आपके पास ये सवाल आ गया तो इसी सवाल का इंतजार होता है। मैंने तो मेरे इंटरव्यू में इसी सवाल का इंतजार हुआ करता था कि ये सवाल है। ऐसे सवालों का लंबा उत्तर देना होता है जो आप एनालिसिस करो उसके मल्टी डायमेंशन। सर उसके कई पक्ष है, इसका आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, तकनीकी पक्ष, प्रशासनिक पक्ष, कानूनी पक्ष। साइंस की स्टूडेंट हो तो भी आप अलग अलग डायमेंशन को, इसके एथिकल पक्ष है, इसके सोशल जो डायमेंशन है, तो ऐसे सवालों का आप पॉइंट वाइज आंसर दें और थोड़ा बड़ा उत्तर दें। और इसमें तो ऐसे इंटरव्यू बोर्ड ऐसे कहेगा कि हाँ रुकिए। तो ये बहुत शानदार जगह होती है अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को पहचान लेते हो कि ये वो सवाल है और उसमें फिर आप अपनी एक प्रैक्टिस के द्वारा डेवलपमेंट कर लेते हो। बहुत शानदार चीज है, अगर आप डेवलप कर लिया ना तो दोस्तों बहुत शानदार चीज है। और चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये एक ऐसे सवाल होते हैं जो ओपिनियन क्वेश्चंस के नजदीक है, लेकिन इसमें आपको एक वैल्यू बेस्ड पक्ष लेना पड़ता है। और ये सवाल सबसे कठिनतम सवाल होते हैं इंटरव्यू के समक्ष। इंटरव्यू में जब भी आप रहते हो, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इन सवालों में इंटरव्यू बोर्ड आपको डिगाने की कोशिश करता है, आपको अपने वैल्यू से वापस, जैसे होता है ना कि वापस यूटर्न लिवाने की कोशिश करता है। और यही आपके इंटरव्यू में
डिसाइड करते हैं बहुत कुछ आपके चयन को। अगर ये क्वेश्चंस आ गए तो ऐसे सवालों में फिर डटे रहना होता है। एक और चीज होती है, स्टूडेंट पूछता है हमें कैसे पता लगे कि कौन सी वैल्यूज के साथ डटे रहना है। तो मैंने 3 वैल्यूज को रखा है, एक है इथिकल वैल्यू, एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और एक है इंटेलेक्चुअल एथिक्स के वैल्यू। तो इथिकल वैल्यू में जैसे सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, इम्पेथी समानुभूति है, आपका इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ये कभी इनसे समझौता नहीं कर सकते। पंक्चुअलिटी है, तो एक अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, आप एक अच्छा टीचर क्यों हो, आप ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे, तो वहाँ आपका जो इंडिविजुअल एथिक्स के जो वैल्यूज है उनको आप लेके आइए। बहुत सारे क्वेश्चंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, इससे कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप डट जाइए। हमारे संवैधानिक मूल्य है, हमारा समता है, न्याय है, बंधुता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, ये सारे हमारे जो समाजवाद जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों पर डट जाइए। और थोड़ा और देखो तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे भी कभी नहीं डिगना होता है। और कभी कभी होता है इंटेलेक्चुअल एथिक्स। इंटेलेक्चुअल एथिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिसर्च करते हैं तो उसकी रिसर्च एथिक्स होती है कि कहीं से कोई कोड चुरा लिया, या हमने प्लेगरिज्म है, बहुत सारी चीजें होती हैं। या कोई आप एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट की जो अपनी एक एथिक्स होती है वो देश और किसी की सीमाओं में नहीं बंधी रहती है, वो बहुत व्यापक होती है, तो आर्टिस्ट एथिक्स है। तो ऐसी जगह आपको वो एथिक्स के वैल्यूज पता हो और उस पर डट के रहना होता है, किसी भी परिस्थिति में उससे हटना नहीं होता। तो मैंने 4 प्रकार के क्वेश्चंस और 4 प्रकार के उनके आंसर्स में 4 तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये एक स्मार्ट आंसर कैसे होते हैं, या मैं कहूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर कैसे होते हैं, तो इस पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मैंने और भी कुछ चीजें बताई है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या क्या करते हैं। मैं थोड़ा इस पे और बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा, इस पे कभी और चर्चा करते हैं। हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और जो ये हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें 5 एक्टिविटीज है, 1-to-1 एक्टिविटीज है। उसके भीतर बोर्ड टीचिंग होती है। 1-to-1 बहुत बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। इसमें मैं बैठता हूँ, मैं बहुत डीपली आपको सुनता हूँ, डीप इंट्रोडक्शन होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, उसके भीतर बहुत कुछ डायरेक्शन इसमें मिल जाती है। बोर्ड टीचिंग में ग्रुप में भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ओरिएंटेशन में हम कई एक्सपर्ट से मिलाते रहते हैं, कई महान हस्तियों से हम मिलाते हैं। जूम पे ज़्यादा एक्टिविटीज होती है, ये एक्सपर्ट मीट करते हैं हम अलग अलग सब्जेक्ट के, आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, और मॉक इंटरव्यू, इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है। शुरू में तो सोचा था कि ऑफलाइन ज़्यादा आएंगे, लेकिन अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी बिहार में चल रहा है, हिमाचल में चल रहे हैं, JNK में चल रहा है, RBSE में कई ये पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, ड्राइंग, पेंटिंग इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब ये भी है सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी दूर आए, रहने की व्यवस्था करें। तो हमारी टीम ने भी इसमें बहुत बहुत बढ़िया काम किया। मैं तो टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि हम तो सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैनेजमेंट करती है, हमारे स्टूडेंट से करवाती है, उनका वो लगता है कि बहुत पावरफुल चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो हम पहले के दौर में थी वो सारी चीज़ें रिमूव करके ऑनलाइन मोड पे उससे भी ज़्यादा पावरफुल घर बैठे ही चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी है। हमारे कई एक्सपर्ट कहते हैं कि हम घर बैठे ही स्टूडेंट से जुड़ जाते हैं। ऑफलाइन भी है, जयपुर में है, लेकिन ऑफलाइन हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप CB कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू एक कोर्स है, उसके माध्यम से जैसे जुड़ते हैं तो 24 घंटे में हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करती है, एक फॉर्म भी भरवा देती है। थोड़ा और डिटेल आपको देखना है तो ये नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, ये थोड़ा आपको बता देंगे। कुछ भी कोई जानकारी चाहिए, वैसे तो सारी चीज़ बताई दी है। मुझसे अगर कुछ विशेष ही बात करनी हो, वैसे तो कुछ रहती नहीं है, तो भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन मैंने एक विश्वास किया आप पे कि आप फ़ोन नहीं करेंगे, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे। मैं खुद आपको समय बता दूंगा, या जरूरी होगा कि इसका व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज से आंसर हो जाएगा। तो मेरे ये नंबर है 9887898181। मैं कोशिश करूँगा आपकी चीज़ों को सही तरीके से बताने की, और ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद भी कॉल कर लेता हूँ, बता देता हूँ इतने बजे मैं कॉल कर लूँगा।
लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत बहुत कम होनी चाहिए। आप जब हम एक साथ बैठेंगे तो काफ़ी चीज़ों पे चर्चाएं होगी। चलिए दोस्तों, नया साल है, सर्दी भी है, ध्यान रखना सर्दी का, स्वास्थ्य का भी, अच्छा खान पान भोजन रखिए। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा खुशी भरा तो हो, लेकिन आपके संघर्ष का एक बहुत शानदार, जानदार और बहुत ही मतलब संघर्ष का एक ऐसा मुकाम पे पहुंचने वाला एक अंत हो इस साल में आपका। ऐसी मेरी ईश्वर से सच में दिल से प्रार्थना होगी। आप सबको इतना लंबा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।